चलो तो रिवीजन में एक्सपेरिमेंट्स, पहला स्क्रू गॉज ये हम देख चुके हैं, लेकिन स्क्रू गेज में एक चीज रह गई थी, बैकलैश एरर। एक तो इंड करेक्शन वाली एरर है, दो तरह की एरर इसमें होती हैं, इंड करेक्शन और बैकलैश। ये रैंडम एरर है, ये सिस्टमैटिक एरर है। और सिस्टमैटिक वो एरर है जिसका साइन फिक्स होता है, ईदर प्लस और माइनस एंड कैन बी रिमूव्ड, तो ये तो हम हटा लेते हैं। लेकिन बैकलैश एरर रैंडम एरर है। बैकलैश एरर सिंपली क्या है, ये स्क्रू गेज में ही होती है वैसे। अंदर इस पे ऐसे थ्रेड्स होते हैं और थ्रेड्स के ऊपर ये स्क्रू मूव कर रहा होता है। समय के साथ ये जो थ्रेड्स होते हैं ये घिस जाते हैं, और घिस जाते हैं तो जब हम इसको इस तरह मूव कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है, इस तरह मूव करने पे पीछे आ रहा है। और अगर ये घिस जाते हैं तो क्या होता है कि अगर आप राइट मूव करते करते एकदम से लेफ्ट आओ तो स्लिप कर जाता है। मतलब कब स्लिप करता है, जब आप अचानक से टर्न की डायरेक्शन बदल देते हो। आप इसको अंदर ले जा रहे थे, अचानक से वापस खींच दो, तो कायदे से होना क्या चाहिए, आप ऐसे शिफ्ट कर रहे थे, आगे जा रहे हैं, जो ही वापस लाते पीछे आता। लेकिन इनके वियर एंड टीयर की वजह से आगे जाके जो ही पीछे लाते हैं तो अपनी जगह घूम जाता है। ठीक है, जिस वजह से रीडिंग आपकी कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये घूम गया और जॉज आगे गए नहीं, तो आपकी रीडिंग तो चेंज होगी। ठीक है, तो दैट्स वाई अब ये आगे जाके पीछे गए तो एक बार रीडिंग कम हो सकती है, और अगर मान लो आप पीछे जा रहे थे एकदम से आगे आ जाओ तो रीडिंग आपकी ज्यादा भी हो सकती है। तो सिंपली ये है कि बैकलैश में हमें दिखता तो है नहीं कि ये कैसे स्लिपिंग हो गई है इसकी, या हुई भी है कि नहीं भी हुई है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि एरर आ गई है। ठीक है, क्योंकि थ्रेड्स इंटरनल है, दैट्स वाई ये एरर हटाई नहीं जा सकती। हाँ, हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने का तरीका सिंपली क्या है, ये एरर तभी आती है जब हम आगे जाते जाते एकदम से पीछे आ जाएं, मतलब सडन डायरेक्शन चेंज कर दें। तो अवॉइड चेंजिंग सडन डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको बहुत सारी चीजें मेजर करनी है तो हम उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मेजर करें, सबसे बड़ी मेजर करें, फिर छोटी मेजर करें, फिर छोटी, सो दैट ये एक ही डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी ही पड़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसको रोक देंगे कुछ देर के लिए, इक्विलिब्रियम में आने देंगे, समझ गए, और फिर उसको वापस आराम से खींचेंगे, मतलब सडन चेंज नहीं करेंगे बस। तो ये एरर निकाली नहीं जा सकती, बस ये वियर एंड टीयर की वजह से आती है, रैंडम एरर है। अवॉइड कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि एक ही डायरेक्शन में मेजरमेंट लें, या तो सभी इंक्रीजिंग मेजरमेंट लो या सभी डिक्रीजिंग मेजरमेंट लो। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ थ्रेड्स, ऑन चेंजिंग, या ड्यू टू सडन मूवमेंट। चलो, तो वर्नियर में कोई ऐसी एरर नहीं है। ठीक है, वर्नियर में क्योंकि थ्रेड्स नहीं है, सीधे मूव कर रहे हो। चलो, दूसरा डिवाइस, इसमें ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, एक तो लीस्ट काउंट की एरर है। लीस्ट काउंट की एरर सिंपली क्योंकि आपने जो निडल बना रखी है ये, और आपने यहां पे ये लेंस लिया होगा, और यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट निडल होगी, एक इमेज निडल है, इसकी इमेज आपकी यहां दिख रही है, पैरेलैक्स हम हटा चुके हैं। ऑब्वियसली पैरेलैक्स एरर, जो पैरेलैक्स एरर है ये तो आपको हटानी ही पड़ेगी, बिकॉज ये सिस्टमैटिक है।
अगर पैरेलैक्स है इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट ही ठीक नहीं किया है। जैसे इसमें जीरो एरर आपने नहीं हटाई तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया आपने ढंग से। ऐसे ही आपने यहां पैरेलैक्स नहीं हटाया। तो पैरेलैक्स अगर है तो एक्चुअली इमेज और यहां कोइंसाइड ही नहीं कर रही। तो ये जो निडल जिसे आप इमेज निडल कह रहे हो वो इमेज निडल है ही नहीं अगर पैरेलैक्स है तो पैरेलैक्स तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, सिस्टमैटिक है, मस्ट बी रिमूव्ड एंड हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और पैरेलैक्स कैसे पता करते हैं? यहां से देखें तो अगर उसकी इमेज यहां होती और हम इसको इमेज निडल कह रहे हैं, ये हमारी ऑब्जेक्ट निडल है, तो सिर राइट ले जाने पे कौन सा राइट जाएगा, इमेज या ये? सिर अगर हम राइट ले जाते हैं तो ये राइट जाएगा या ये राइट जाएगा? बहुत आसान है, ऐसे हाथ रखो, उंगलियां एक दूसरे के सामने रखो और अपना सिर राइट ले जाओ, आपको पता चल जाएगा कौन सा राइट जाएगा। दूर वाला जा रहा है ना राइट, सामने रखो ये। अब मुंडी को इस तरफ हिलाओ, और सिंपल सी बात है, जिस तरफ ले जाओगे उधर से दिखाई देने लगेगा ना। वो पहले ब्लॉक हो रहा था, ऐसे ब्लॉक हो रहा था, सिर राइट ले गए तो ये दिखने लग गया, तो ये इधर गया, ये फील आया? ठीक है, तो कॉमन सेंस ये है, पहले ये सेम लाइन में था, आंखें इधर ले जाओ तो ये इधर दिखेगा, ये इधर दिखेगा, तो ये राइट हो जाएगा ना। और अगर आंखें इधर ले गए तो ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, तो ये इसके लेफ्ट है। अब आया समझ में? तो अगर हम आंखें अपनी राइट मूव कर रहे हैं, हेड राइट मूव कर रहे हैं, तो जो राइट मूव कर रहा है वो हमसे दूर वाला है, और ये लेफ्ट मूव करने पे ये लेफ्ट मूव करेगा, तो ये हेड के साथ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि दरअसल ये कहां पे रखा है, ये समझ गया ना? क्योंकि हमने आंखें मूव करी और ये राइट जा रहा है, इसका मतलब ये निडल हमारी दूर थी, थोड़ी पास लानी पड़ेगी, तो थोड़ी पास लाएंगे। और अभी भी सिर करने पे ये दूर जा रहा है और पास लाएंगे, लेकिन सिर इधर ले गए और ये उधर जाते हुए फील हुआ, इसका मतलब हम ज्यादा पास आ गए, वापस उधर ले जाओ। आया समझ में? पक्का? ठीक है, तो ये पैरेलैक्स एरर है, इसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये हम हटा चुके हैं। दूसरा एक और एरर है, इंडेक्स एरर, दैट इज अगेन सिस्टमैटिक एंड मस्ट बी रिमूव्ड। इंडेक्स एरर क्या चीज है पहले ये समझ लो, क्योंकि मैंने शायद एक्सप्लेन किया नहीं कभी। अब देखो, इसको हम एक स्टैंड पे लगाते हैं, इसको एक स्टैंड पे लगाते हैं, ऑप्टिकल बेंच में रीडिंग ऐसे लेते हैं, यही करते हैं। तो हम तो डिस्टेंस ये वाला कैलकुलेट करते हैं जो इस पे मार्क होता है, लेकिन एक्चुअली हमें डिस्टेंस ये चाहिए, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये वाला पॉइंट सीधे इस पे मैच कर रहा है, ये वाला पॉइंट सीधे इस पे मैच कर रहा है, यही तो मानते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये लेंस हल्का सा आगे खिसक गया हो, समझ गया ना? जो कनेक्शन बना है यहां पे, ये कनेक्शन से हल्का सा आगे या हल्का सा पीछे हो, ये भी हल्का सा आगे या पीछे हो सकता है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि बॉक्स के बिल्कुल मिड पॉइंट से ये लाइन गई है, लेकिन हो सकता है स्लाइट आगे या पीछे हो। क्लियर? तो ये डिस्टेंस जो D1 है और ये D2 है, ये रियल डिस्टेंस है, ये मेजर डिस्टेंस है। टेक्निकली वैसे आइडियली दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं बराबर हो। तो इन दो का डिफरेंस ही हमारा इंडेक्स करेक्शन है। ठीक है, और ये कैसे पता करते हैं? बहुत ही आसान है। एक हम निडल लें, निडल कौन सी? सिलाई मशीन वाली, सॉरी सिलाई बनाई वाली, जो थोड़ी लंबी निडल होती है, मतलब कुछ भी ले सकते हो। तो निटिंग निडल लेते हैं हम, ये दोनों तरफ पैनी कर दो, ये दोनों तरफ शार्प पॉइंट्स हैं। ठीक है,
निटिंग निडल। और ये निडल हम क्या करते हैं कि इसके सेंटर और ये जो है इसके बीच में वो निडल रख देते हैं। इसकी जगह थ्रेड भी यूज कर सकते हो। तो थ्रेड का एक एंड इस पे लिया, एक एंड इस पे लिया, ठीक है। मतलब इसको इतने दूर किया कि एक एंड इस पे आ जाए, एक एंड इस पे आ जाए। और थ्रेड को आप अलग से मेजर कर लो और यहां जो रीडिंग आई वो मेजर कर लो। आया समझ में? उन दोनों का डिफरेंस ही एरर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो तिरछा होने की वजह से एरर है। एरर ये तो हम मान के ही चल रहे हैं कि इनके सेंटर मैच कर रहे हैं, हाइट मैच कर रही है। क्योंकि अगर ये इसके सेंटर पे नहीं आएगा तो यहां पे ये दोनों एक दूसरे की टिप मैच नहीं करेंगी। सोचो, फिर ये हल्का सा ऊपर निकल जाएगा, वो हल्का सा नीचे आ जाएगा। तो ये तो पक्का है कि इसका ये और ये प्योरली हॉरिजॉन्टल है। इट लाइज ऑन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ मिरर। क्लियर? तभी जाके वो ऐसे बन पा रहे हैं। ऑप्टिकल एक्सिस पे नहीं होता तो या तो गैप आ जाता या ये ऐसे बनते। फील आ गया? तो हम सिंपली ये देख रहे हैं कि आगे पीछे खिसकने की वजह से एक कांस्टेंट एरर आ सकती है कि हो सकता है ये हल्का सा आगे शिफ्ट हो गया हो, मतलब ये ऐसा हो। तो हम जो रीडिंग ले रहे हैं इसके सेंटर वाले मार्क की ले रहे हैं। इस पे एक निशान होता है, जो ये डिब्बे होते हैं ना, इन डिब्बों पे एक लाइन बनी होती है, उस लाइन को हम मैच करते हैं नीचे। तो लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हो सकता है मिसमैच कर रही हो, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे कि जो निटिंग निडल है या जो थ्रेड है, वो थ्रेड हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर और इसको थ्रेड से कनेक्ट करेंगे और ये लेंथ देखेंगे, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो एरर होगा। और वो करेक्शन बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे। तो हमने यहां पे ये थ्रेड बांधा, ये, और ये लेंथ मान लीजिए आ रही थी 13 सेंटीमीटर, लेकिन ये लेंथ थी 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। इसका मतलब जो यूर भी आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी नीचे रीडिंग आएगी, तो अगर आपकी रीडिंग आई ये 12 और ये 24, तो आपको क्या लेना है। तो जो लेंथ आपको 12 दिख रही है वो 12 नहीं है, 11 है या 13 है? 13 है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको तो डिस्टेंस इनके सेंटर के बीच का चाहिए ना। आपका यू तो ये है, ये थोड़ी ना यू है, यू तो ये है। और वो 1 सेंटीमीटर की अगर एरर है तो हर जगह 1 सेंटीमीटर की एरर होगी। आ गया समझ में? एक और बात, दोनों तरफ का अलग अलग निकालते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 ही सेंटीमीटर होगा। तो दोनों इंडेक्स एरर अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, यू का अलग, वी का अलग। तो वी का कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम लेंस के सेंटर से ये सेंटर निकालेंगे और देखेंगे, और फिर वो एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ गए? तो जितने ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच के डिस्टेंस में उतने इंडेक्स करेक्शंस या इंडेक्स एरर आएंगे। तो जैसे मान लो यहां इंडेक्स एरर -0.5 होता, तो ये जो आपको 24 दिख रहा है वो 24 नहीं, 23.5। तो अब आप दो रिमूवेबल एरर हैं जो आप हटा चुके हो, पैरेलैक्स और ये। ठीक है, पक्का समझ गए? तो अब तीसरी बची जो हम नहीं हटा सकते वो है लीस्ट काउंट एरर। इसको आप नहीं हटा सकते, क्यों? क्योंकि जो आप ये लेंथ लोगे तो इसकी डिवीजन में से ये डिवीजन माइनस करोगे, और जब इन दोनों डिवीजन को माइनस करोगे तो प्लस माइनस की एरर आ जाएगी दोनों में, तो वो तो काउंट करनी पड़ेगी। ठीक, तो जैसे मान लो हम बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये वाला कर रहे होते, इसकी फोकल लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये लेंस कहीं पे रखा, ये लेंस आया मान लीजिए हमने 20 सेंटीमीटर पे रखा, ये हमारा है 50 सेंटीमीटर। और इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको एक ही निडल की जरूरत है, क्योंकि आपको इसकी इमेज इसी पे तो कोइंसाइड करा देनी है।
तो दो निडल की तो जरूरत नहीं, तो एक ही इंडेक्स करेक्शन या इंडेक्स एरर की जरूरत है। तो हम मान रहे हैं कि ये इसमें जो निटिंग निडल है या थ्रेड है, थ्रेड की एक्चुअल लेंथ 10.5 सेंटीमीटर है और मेजर्ड लेंथ 10 सेंटीमीटर। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम इसी लोकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, आप कहीं भी इनको रख दो, क्योंकि वो इंडेक्स एरर है तो वो तो ऑफसेट है, दोनों जगह कितना है वो तो सेम ही आएगा। तो जरूरी नहीं कि ये वाली लेंथ 30 ही होती और ये 30.5 ही होती। तो ये लिखा है, तो अब हमें आंसर निकालना है इसमें। तो 2f की वैल्यू, तो पहले तो ये लेंथ देखो कितनी थी, तो इसमें प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.1, क्लियर, ये आया। तो ये लेंथ कितनी, 2f की वैल्यू कितनी आई, 30 प्लस माइनस 0.2। लेकिन अब हमें यह भी देखना है कि एक एरर इसकी भी है, और एक्चुअल लेंथ मेजर्ड लेंथ से 0.5 ज्यादा है, तो वो करेक्शन क्या है, 2f की वैल्यू 30.5 प्लस माइनस 0.2। पक्का समझ में आया? आया? इनिशियल डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है कि हमने इस सेटअप को एक किसी डिस्टेंस पर रख के देखा, तो ये लेंथ देखी, ये 10 आई, ये 10.5 आई, सेंटर्स के बीच का था, मतलब अगर ये कोइंसाइड कर गए तो ये 2f होगा ना। बिल्कुल नहीं आया समझ, क्या कहा, पता नहीं क्या करो। ये कोऑर्डिनेट इसका 20 था, इसका कोऑर्डिनेट 50 था। मीटर स्केल बना होता है, मीटर स्केल पे ये 20 था, मीटर स्केल पे ये रीडिंग 50 थी। तो हमने दोनों कोऑर्डिनेट को घटाया तो लेंथ मिल गई, और लेंथ हमारी ये मिली। लेकिन हम जानते हैं कि एक 0.5 का एरर और है, उसका साइन हमें पता है, क्योंकि मेजर्ड लेंथ कम है, एक्चुअल लेंथ ज्यादा है, तो एक्चुअल जो 2f की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी ये, तो फोकल लेंथ की वैल्यू 30.5 का हाफ 15.25 प्लस माइनस 0.2, ये आंसर आ जाता। क्या किसमें? नहीं, अब एरर में एरर थोड़ी काउंट करेंगे, उसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा अपना, ये असली है। आइडियली ये लाइन इस पे आनी चाहिए थी, ये जो मार्क लाइन और इसका सेंटर मैच करना चाहिए, इसका मार्क लाइन और ये मैच करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर तुम लोगों ने वो डिवाइस देखा होगा, ठीक है, तो उसमें ये लेंस फंसाने की फैसिलिटी होती है, और वो हल्का सा कई बार आगे पीछे हो जाता है, रिजिड कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये निकालना पड़ता है। तो क्वेश्चन में दिया हो तो ही काउंट करें, अदरवाइज निगलेक्ट कर दीजिएगा। किस में? हाँ, 0.2 में डिवाइड होगा ना, बिल्कुल होगा, मैंने नहीं किया, अरे बिल्कुल होगा, एरर में भी होता है। अरे x की वैल्यू x नॉट प्लस डेल्टा x नॉट है, तो x बाय 2 की वैल्यू x नॉट बाय 2 प्लस डेल्टा x नॉट बाय 2। एरर में मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड भी तो होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू से ही तो हो रहा है, बिल्कुल यहां 0.1 आएगा। तो ये दो नए टर्म थे, बैकलैश एरर और इंडेक्स एरर, ठीक है। और कौन सा सिस्टमैटिक है, कौन सा रैंडम है? रैंडम एरर का कुछ नहीं कर सकते, सिस्टमैटिक आपको हटानी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो ऑप्टिकल बेंच में सिर्फ एक यही सेटअप नहीं है, अलग अलग सेटअप होते हैं। जैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर आपको निकालना है तो आपको इस बार ऑब्जेक्ट, इमेज, निडल, ये 3 रीडिंग लेनी पड़ेंगी, एक इसकी रीडिंग, एक इसकी रीडिंग, एक इसकी रीडिंग। जैसे ये 20 था, ये 50 था, ये 90 था, ठीक है। तो यहां से ये हमारा u होगा, ये हमारा v होगा। तो u की वैल्यू आएगी 50 माइनस 20, 50 प्लस माइनस 0.1 माइनस 20 प्लस माइनस 0.1।
v की वैल्यू 90 प्लस माइनस 0.1, 50 प्लस माइनस 0.1, तो ये 30 प्लस माइनस 0.2 और ये 40 प्लस माइनस 0.2, और फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ये लगता, फॉर्मूला लगाएं, माइनस 1 अपॉन माइनस 30 प्लस 1 अपॉन 40, 1 अपॉन एफ, फोकल लेंथ 120/7, लेकिन फोकल लेंथ में एरर होगी, और एरर करने के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, याद आ गया, तो du बाय यू स्क्वायर dv बाय वी स्क्वायर, तो df बाय 120/7 का होल स्क्वायर, du 0.2 बाय 30 स्क्वायर प्लस dv 0.2 बाय 40 स्क्वायर, मिल गया df, ये df का मॉड मिल चुका है, प्लस माइनस में यहां छाप देंगे। अगर इंडेक्स करेक्शन दिए होंगे दोनों तरफ, ये समझ गए, एरर और करेक्शन, इंडेक्स एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है, जैसे इसकी इंडेक्स एरर 0.6 होती, इसकी इंडेक्स एरर -0.4 होती, तो ये जो हमने लेंथ लिखी है 30 प्लस माइनस 0.2, ये वाली कितनी हो जाएगी, ये 30 वाली है, एरर 0.6 है तो करेक्शन -0.6 होगा, तो -0.6 मतलब 29.4, क्लियर, यहां इंडेक्स एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, तो 40.4 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। चलो अगला इंस्ट्रूमेंट, इसी में एक और था डिस्प्लेसमेंट मेथड, और डिस्प्लेसमेंट मेथड का लॉजिक ये था कि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस सेम था। इस बार हम ऑप्टिकल बेंच पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते, स्क्रीन पे परफॉर्म करते हैं, इसकी इमेज देखते हैं, पहले शार्प इमेज बनी, आप लेजर से भी परफॉर्म करते हैं कि लेजर की शार्प इमेज बनी, इसकी दो डिस्टेंस लोकेशन के लिए शार्प इमेज बनी, और उम्मीद है याद होगा, ये u है, ये v है, एक बार ये u है, ये v है, तो u प्लस v की वैल्यू कैपिटल D और u माइनस v की वैल्यू स्मॉल d, u और v एक्सचेंज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, तो u की वैल्यू d प्लस d/2 और v की वैल्यू d माइनस d/2, तो 1 अपॉन u d प्लस d/2, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, f आ जाएगा, और ऑब्वियसली फोकल लेंथ शुड बी मोर देन और d शुड बी मोर देन और इक्वल टू 4f, दो डिस्टिंक्ट पोजीशन लाने के लिए d की वैल्यू 4f से बड़ी होगी। वंस अगेन इसमें हम कौन सी चीज मेजर कर रहे हैं, इसमें मेजर क्या चीज की गई, नहीं, रीडिंग किस चीज की ली, रीडिंग सिर्फ एक ही चीज की ली है हमने, स्मॉल d की, समझ गया ना, कैपिटल D तो गिवन है, फिक्स्ड है, कैपिटल D फिक्स्ड है और गिवन है, तो कैपिटल D में कोई एरर नहीं है, जो एरर है स्मॉल d में, और स्मॉल d के मेजरमेंट की वजह से फोकल लेंथ में एरर आएगी, ठीक है, और ये बनता कितना, 2d 2d 4d f d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, तो फोकल लेंथ d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4d, तो डेल्टा f अगर पूछा होता तो ये 2d डेल्टा d बाय 4d झिला, क्योंकि ये फंक्शन सीधे सीधे तो है नहीं पावर वाला, तो डिफरेंशिएशन तो हमेशा कर ही सकते हैं ना, कैपिटल D कांस्टेंट है, तो पहला टर्म डेरिवेटिव में 0 बचा, ये इसका डेरिवेटिव ये, अब स्मॉल d निकालने के लिए या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा या इनके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो घटाना पड़ेगा, और सीधे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उसमें लीस्ट काउंट की एरर दी गई होगी, ठीक है, तो उससे हम डेल्टा f निकाल लेंगे, f की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाला, प्लस माइनस में एरर आ गया। अगला डिवाइस प्रिज्म वाला ऑप्टिक्स में, तो ये वाला जनरली इस पे बेस्ड होगा कि यहां ये डिविएशन दे रखा होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये डिविएशन दे रखा है 30 डिग्री, लेकिन तो इसका म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डेल
बाय 2 साइन ए बाय 2। इसमें कौन सी चीज मेजर करेंगे? एक मिनट सुनो, ए तो गिवन होगा यार, ए तो गिवन होगा, हमें तो गिवन होगा इक्विलेटरल प्रिज्म में। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना चाह रहे हैं, तो एक किसी चीज की रीडिंग लेंगे और हम क्या करते हैं, अलग अलग के लिए ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ में मिनिमा हम यहां देखते हैं, समझ गया ना? तो मिनिमा देखते हैं, तो आपको जो मिनिमा 30 डिग्री दिख रहा है उसमें भी तो एरर होगी कुछ, और एरर किसकी? जो यहां लीस्ट काउंट बना होगा। लीस्ट काउंट मतलब यहां डिवीजन बने होंगे। तो जैसे ये 30 है और यहां ऐसे कर करके, जैसे ये 35 या 30 के बाद ये 31, और यहां इसके 5 डिवीजन होते, और 29, यहां 31, 5 डिवीजन, समझ गए? और अब आपका मिनिमा भले ही इधर आया, लेकिन हम ये वाली लीस्ट काउंट की एरर तो हमेशा मानेंगे। ये समझ में आया? ग्राफ में इवन फोकल लेंथ में भी आप कर रहे हैं, यू और वी है, तो आपके ऐसे डिवीजन बने हैं, और यू और वी का ग्राफ आपका ऐसा है, और ये लेंथ दी होती, मान लो ये 40, ये लेंथ होती 20, तो भी ये हम u की वैल्यू 40 प्लस माइनस, जो यहां इसका लीस्ट काउंट होगा, u की वैल्यू या जो भी है v की वैल्यू 20 प्लस माइनस लीस्ट काउंट। तो ग्राफ से अगर आप कोई वैल्यू उठा रहे हो और ग्राफ में डिविजन्स बने हो, इसका मतलब वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि वो भी आखिरकार हम ग्राफ पे देख रहे हैं कहां आई है, तो प्लस माइनस का एरर है। तो यहां पे भी ए में कोई एरर नहीं है, तो यहां साइन 30 प्लस डेल बाय 2 अपॉन साइन 30, तो म्यू की वैल्यू 2 साइन 30 प्लस डेल बाय 2, और डेल की वैल्यू आपकी 30, और जैसे मैंने कहा था 0.2 डिग्री में, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 30 और 31 के बीच में 5 डिवीजन है, तो ये डेल मिल गया। तो म्यू की वैल्यू, तो डेल की वैल्यू सीधे छाप दो, तो म्यू की वैल्यू अगर निकालें तो कितनी बनी? 2 साइन 30 प्लस डेल की वैल्यू कितनी है? 30, 15, सही है ना? तो कितना आया? √2 ना? हाँ सही है। लेकिन हमें डी म्यू चाहिए, तो डी म्यू क्या बनेगा? 2 cos 30 प्लस डेल बाय 2 इंटू डिफरेंशिएशन इसका डी डेल बाय 2, और डी म्यू की वैल्यू 2 cos 45 1 बाय √2, डी डेल बाय 2 1 बाय 2, और डी डेल कितना है? 0.2, लेकिन ये समझ में आया? क्योंकि डिग्रीज में चेंज नहीं लिख सकते, यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियंस। अंदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप करते नहीं करते बनता तो 45 ही, वो तो साइन के अंदर है, वहां तो हम ऑटोमेटिकली 45 को ही √2 लिख रहे हैं, 1 बाय √2, यहां आपको चेंज करना पड़ेगा। पक्का समझ गए? ये डी म्यू है। तो यहां ये चीज याद दिलाई कि इन फॉर्म ऑफ ग्राफ अगर कोई डेटा दिया है और एरर का क्वेश्चन है, तो आपको ग्राफ में भी जो वैल्यू ले रहे हो उसमें एरर आएगी, अगर डिविजन्स बने होंगे तो। अगला एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल, एक ही ऑब्जेक्ट है, यहां से ये माइक्रोस्कोप है आपका, माइक्रोस्कोप, यहां से ये डिस्टेंस, इस पर फोकस कर लो, इसकी रीडिंग देख लो, वर्नियर की रीडिंग देख लो, रीडिंग R1, और अब इसके अंदर पानी भर दो, इस पे भी डिविजन्स होंगे, तो पानी भर दो, तो ये हो गई हाइट h, और अब आप इसकी रीडिंग देख लो, तो अब आपको इस माइक्रोस्कोप को ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है? तो माइक्रोस्कोप को आपको इस लोकेशन से इस लोकेशन पे थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो ये जो गैप होगा ये शिफ्ट है, तब जाके ये इसको मेजर करेगा, यही हमारी शिफ्ट है। तो फॉर्मूला क्या बन गया?
H1 माइनस 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू शिफ्ट। तो क्वेश्चन इस तरह होता है ये कि माइक्रोस्कोप हमने सेटअप किया ये, व्हेन द बीकर वाज एम्प्टी, ठीक है, माइक्रोस्कोप वाज फोकसिंग द पॉइंट, नाउ द बीकर इज फिल्ड विथ वाटर अप टू सर्टेन हाइट, इन ऑर्डर टू फोकस अगेन माइक्रोस्कोप हैज टू बी लिफ्टेड बाय सम अमाउंट। क्लियर? तो आपको ये हाइट दी होगी, ये दिया होगा, म्यू निकालना होगा। समझ गए कि सेटअप ऐसे करते हैं। और ये वो माइक्रोस्कोप है मूविंग वाला माइक्रोस्कोप, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें ऐसे गियर्स वेयर्स लगे हैं, जिसको आप मूव करोगे तो ये ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो ना, देखो ऐसे समझ सकते हो, 1 मीटर स्केल ऐसा बना है, मीटर स्केल से ये मैंने माइक्रोस्कोप चिपका रखा है, ठीक है, और यहां पे कुछ घुमाने की जुगाड़ है, इसको मैं घुमाऊंगा तो ये पूरा सिस्टम ऊपर उठेगा। तो पहले ये किस पे था, बीकर का ये पॉइंट किस पे था, ये लेंथ इनिशियल रीडिंग हो गई, अभी इसको ऊपर उठाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये फाइनल रीडिंग हो गई, उन दोनों का गैप इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर अंग्रेजी आ गई तो समझ में तो आए किसकी बात चल रही है। ठीक है, तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में पहला हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ये मैं शुरुआत उससे कर रहा हूं जो हमने नाम कम सुने हैं। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है, इट इज यूज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड हेंस फाइंड फिगर ऑफ मेरिट। बहुत ही लॉजिकल है और बहुत सिंपल सा है। तो करते क्या है, बिल्कुल सिंपल सा एक सेटअप लेते हैं। ये बैटरी ली हमने, ऑब्वियसली बैटरी का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये गैल्वेनोमीटर लिया हमने, ये रेजिस्टेंस है बाकी सेटअप का, ये गैल्वेनोमीटर है। पहले सेटअप हमने ऐसा लिया, ठीक है। इस पे हम क्या करने वाले हैं, एक शंट लेंगे S, जो कि हम बदल सकते हैं, S that can be varied। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि पहले स्विच ओपन है, स्विच ओपन है, रीड डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन आया से थीटा, डिफ्लेक्शन आ गया थीटा। नाउ S is adjusted such that on closing switch deflection equal to theta by 2। तो देखो हमने क्या किया, जब स्विच ओपन था उस समय डिफ्लेक्शन देखा, कुछ थीटा आ रहा था, मान लो 30 डिग्री आ रहा था। अब हमने क्या किया, स्विच क्लोज किया, डिफ्लेक्शन देखा तो मान लो आया 20 डिग्री। हम एस बदलते गए जब तक कि डिफ्लेक्शन 15 डिग्री नहीं हो गया। तो पहले डिफ्लेक्शन देखा, अब डिफ्लेक्शन देखा, तो दोनों डिफ्लेक्शन में हाफ डिफ्लेक्शन मेथड नाम ही इसलिए, एस हम इस तरह ले रहे हैं कि डिफ्लेक्शन आधा हो जाए, और अगर डिफ्लेक्शन आधा हुआ है तो गारंटीड करेंट फ्लोइंग थ्रू, यहां अगर करंट आई नॉट है, यहां आई नॉट बाय 2 होगा। आई नॉट किससे, गैल्वेनोमीटर से जाने वाला। तो पहले गैल्वेनोमीटर से कितना जा रहा था, E बाय आर प्लस जी। अब कितना जा रहा है, E बाय आर प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस इंटू एस अपॉन जी प्लस एस इंटू 1 बाय 2। ये समझ में आया क्या? ओके, आई नॉट बाय 2, ओके, ये 1 बाय 2 में ले चुका हूं इस तरफ, ठीक है। समझ गए क्या किया ये, कि पूरे सिस्टम से करंट निकाला,
तो E बाय टोटल आर इक्विवेलेंट, इनवर्स रेशियो में बांटा, इसका मिल गया। तो इसका जो करंट मिला वो प्रीवियस वाले का आधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन लगा के इंफॉर्मेशन दी होती है, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है, ईएमएफ गिवन होगा, ईएमएफ गिवन होगा, ईएमएफ नहीं गिवन है तो आर गिवन होगा, आर गिवन है डिवाइड कर दो, ईएमएफ एलिमिनेट हो जाएगा। आर समझ गए, और ईएमएफ गिवन है, आर नहीं गिवन है, तब तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब ओवरऑल डेटा इस तरह से गिवन होता है कि हम आंसर निकाल लें। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकाल लेते हैं। तो इसमें कुछ चीज याद नहीं करना है, बस ये याद करना है कि दो सेटअप दिए होंगे, ये सेटअप आपको गिवन होगा, सेटअप दिए होंगे, पहले निकालो करंट कितना है, शंट की इस वैल्यू पे करंट कितना है, डिफ्लेक्शन के रेशियो में ही करंट होगा, इक्वेशन लिख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसमें एरर एनालिसिस की बात नहीं होगी, है ना, इसमें तो बस यही आंसर ही निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें सेटअप गिवन होगा, आंसर ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, चलो, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इन इक्वेशन से हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज नोन। अब नाउ वी हैव टू फाइंड फिगर ऑफ मेरिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिरकार ये फिगर ऑफ मेरिट क्या है, क्या होता है फिगर ऑफ मेरिट, नहीं पता, 1 अपॉन सेंसिटिविटी, आई बाय थीटा या आई मैक्स बाय थीटा मैक्स। सिंपली सेंसिटिविटी का उल्टा है, जैसे थीटा सी थीटा इज इक्वल टू एन आई मैक्स ए बी, ये था, तो थीटा बाय आई सेंसिटिविटी थी, एन ए बी बाय सी, और फिगर ऑफ मेरिट इसका जस्ट उल्टा है, सी बाय एन ए बी, ये फिगर ऑफ मेरिट है। इसी को हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं। फिगर ऑफ मेरिट और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट एक ही चीज है, और नाम ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्यों दिया गया, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे इस पे डिवीजन थे और आपका अगर रीडिंग 20 डिवीजन आया, तो आपको ये 20 डिवीजन तो उस पे लिखा है यूनिट में, लेकिन आपसे पूछा जाए बताओ करंट कितना है, तो आपको किस चीज की चाहिए जरूरत है कि एक डिवीजन पे कितना करंट दे रहा है। तो अगर ये 10 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन देता, तो एक डिवीजन पे 10 माइक्रो एम्पियर दे रहा है, तो ये कांस्टेंट अगर हमें पता होता तो हम डिवीजन के अकॉर्डिंग करंट बता देते कि करंट कितना होता, 200 माइक्रो एम्पियर या 0.2 मिली एम्पियर। ये समझ में आया? तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, एक ऐसा कांस्टेंट जो डिवीजन को करंट में कन्वर्ट कर दे। आया समझ में? इसीलिए वो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, और सेंसिटिविटी उसका जस्ट उल्टा है क्योंकि थीटा बाय आई है। चलो समझ गए? हाँ, ये निकालेंगे कैसे, ये तो बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, ईएमएफ ई है, ये रेजिस्टेंस हमें पता है गैल्वेनोमीटर का, हम शंट वेरिएबल ये इस तरह वेरी करेंगे रेजिस्टेंस को कि अपना ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम दे दे। तो ये आर इज चूजन सच दैट डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ जाए। तो क्या बनेगा, E बाय आर प्लस जी इज इक्वल टू आई मैक्स। तो आई मैक्स की वैल्यू मिल गई, थीटा मैक्स तो उसी पे लिखा ही होगा, थीटा मैक्स तो उस पर ही लिखा होगा ना कितने डिवीजन है, तो डिवाइड कर देंगे थीटा आई मैक्स और थीटा मैक्स को। मतलब हम एमीटर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं पूरे में, सिंपल सी बात है, पूरे में हम एमीटर यूज नहीं कर रहे, अकेला यही खुद डिवाइस है जो यूज कर रहे हैं। और हम रेजिस्टेंस कम करते गए या बढ़ाते गए, जो भी है, उस रेजिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिस पे ये जस्ट मैक्सिमम पे जाके पहुंच जाएगा।
तो उससे आई मैक्स मिल जाएगा, थीटा मैक्स हमें पता है। ये भी सेंसिटिविटी है ना, ये सेंसिटिविटी है, ये फिगर ऑफ मेरिट या गैल्वेमीटर है। गैल्वेमीटर तो वही है पुराना वाला, मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर ही है। हाँ, तो इसमें पूरा सेटअप समझा दिया जाएगा, तो आपको इसमें चीजें याद नहीं रखना है, बस मीनिंग समझना है कि आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो मैं गैल्वेमीटर लिख ही देता हूं। तो गैल्वेमीटर में हमने क्या किया था, सी थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी। तो थीटा बाय आई, दिस इज करेंट सेंसिटिविटी, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा बाय आई एन ए बी बाय सी। गैल्वेमीटर कांस्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट, सिंपली दिस इज आई बाय थीटा, सी बाय एन ए बी। और देखो ये गैल्वेमीटर की प्रॉपर्टी है। हां, अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछा होता तो थीटा बाय आई आर जी, दरअसल थीटा बाय वी जी। सी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पे जीरो है। कैसे? करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाती है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं होती, क्योंकि आपका नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए तो जो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल वो भी तो डबल हो गया, तो ये आर जी भी डबल हो जाता है, तो ये डिपेंड नहीं करता। ठीक, बाकी मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डिवाइसेस में और कुछ खास नहीं। पीओ बॉक्स, तो पीओ बॉक्स में ये रेशो आर्म है, एक अननोन, एक गैल्वेमीटर। गैल्वेमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कराना है, तो रेशो आर्म, ये रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस में प्लस माइनस 1 ओम की एरर है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम पीओ बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स का लीस्ट काउंट 1 ओम होता है, तो इसमें प्लस माइनस 1 ओम की एरर होगी। ये रेशो आर्म है। तो अगर मान लीजिए ये लिखा होता, देखो 1 10 100 1 10 100, छापने की जरूरत नहीं, 1 2 2 5 10 20 20 50 और 100 200 200। तो ये सेटअप है। अब पूछा होता मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस यू कैन मेजर, तो कितना मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो x की वैल्यू r टाइम्स p बाय q इज इक्वल टू r बाय x, q बाय p, r टाइम्स रेशियो। तो अगर मैक्सिमम चाहिए तो क्या करेंगे, r मैक्सिमम हो और रेशियो मैक्सिमम हो। सोचो, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आप कब लोगे, जब आप ये भी सबसे बड़ा ले लो और यहां रेशियो भी सबसे बड़ा ले लो। मतलब लार्जेस्ट रेजिस्टेंस का केस ये है जब यहां 1 लो, वहां 111 लो। सोचो, सबसे बड़ा रेशियो यही हो सकता है, तो ये 111 गुना हो सकता है, और उस समय ये भी मैक्सिमम ले लो। ये मैक्सिमम कितना है, 500 600 610। आया समझ में? तो ये मैक्सिमम वाला केस है। मिनिमम वाला केस कौन सा होगा, जब इधर 111, इधर 1 और इधर 1। पक्का समझ गए? तो आर मिन और आर मैक्स हम इस तरह ले सकते हैं। नो डाउट एरर अच्छी खासी होगी, क्योंकि सोचो जब हम यहां निकालेंगे तो इसमें 1 ओम में ही प्लस माइनस 1 ओम की एरर है, तो यहां तो 100% के ऑर्डर की एरर होगी।
समझ गया ना? 1 ओम में ही प्लस माइनस 1 ओम की एरर है, यहां पे 610 ओम में प्लस माइनस 1 ओम की एरर है, तो यहां एरर हमारी कम है, फ्रैक्शनल एरर। लेकिन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो ये 111 गुना हो गया है। तो यहां जब आर मैक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये सेकंड केस में, तो आर मैक्स आएगा 610 प्लस माइनस 1 इंटू 111। यहां आर मिन निकालोगे अगर, तो 1 ही नल पॉइंट आया, तो 1 प्लस माइनस 1 बाय 111। लेकिन मैटर क्या करता है? परसेंटेज एरर। तो यहां तो 100% की एरर है, सॉरी 100% की एरर है ना, हाँ, क्योंकि ये है 111 प्लस माइनस 111। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस मेजर करोगे तो गड़बड़ है इस सेटअप में। यहां पे जब हमने देखा तो रेजिस्टेंस मेजर किया तो 610 पे प्लस माइनस 1 आई, तो परसेंटेज एरर कम है। एनीवे, तो नल पॉइंट इन दो के बीच में ही मिल सकता है। ये 111 से लेके 610 इंटू 111 के बीच में ही नल पॉइंट मिलेगा, उससे बड़े और इससे छोटे पे नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक, और अगर आपको नल पॉइंट चाहिए, मतलब तो क्वेश्चन में जैसे ये दिया होगा, ये 10 है, ये मान लो हमने 100 रखा, ये आपका 38 ये पूछा है, या 40 ले लो, तो कितना बनेगा? क्वेश्चन मार्क, ये 40 प्लस माइनस 1 है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इसका 10 गुना 400 प्लस माइनस 10। ठीक है, ये 40 प्लस माइनस 1 ये है कि 40 पे जरूरी नहीं नल पॉइंट हो, बस हम ये क्या कह रहे हैं कि जब हम 41 ले रहे हैं तो इधर चला गया, और जब 39 ले रहे हैं तो इधर चला गया, तो 39 और 41 के बीच में था, तो 40 प्लस माइनस 1 ले लिया। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल डिवाइस है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एरर का तरीका बस ये आर में प्लस माइनस 1। ठीक, तो इसमें x इज इक्वल टू आर प्लस माइनस 1 इंटू क्यू बाय पी। क्यू बाय पी में प्लस माइनस 1 नहीं है, क्योंकि ये तो हमने क्या किया, एक बार रेशो चूज की और लगा दिए। इसको बदल बदल के देख रहे हैं, इसको बदल बदल के हम नल पॉइंट देख रहे हैं, इसीलिए इसमें प्लस माइनस 1 है, ऊपर कोई एरर नहीं। दरअसल क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स से जो हम रेजिस्टेंस लेते हैं वो बिल्कुल एरर फ्री होता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स का रेजिस्टेंस बिल्कुल काफी एक्यूरेट होता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेजिस्टेंस में एरर है, प्रॉब्लम ये है कि हमें वो रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है जिसमें प्लस माइनस, जिसमें नल पॉइंट एग्जैक्ट आएगा। आपको रेजिस्टेंस की दो वैल्यू मिल गई हैं जिन पे नल पॉइंट इधर से इधर किसका है। समझ गया ना? चलो, तो उम्मीद है याद आ गया होगा। हाँ, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज में सेटअप एक तो ये स्टैंडर्ड ऐसा है, और दूसरा सेटअप कुछ और बना सकते थे हम, ये वाला। सही है, इस पे तो बैटरी लगानी पड़ेगी, और बैटरी का टर्मिनल ये, तो वो वाला मीटर ब्रिज। इस तरीके से तो इसमें पी क्यू आर दो रेशो ये हैं, तो इसको हम वायर, इन दोनों का रेशो नहीं, ये तो बीच वाला हटने वाला है ना, तो गैल्वेनोमीटर इधर है ऐसा। ठीक है, तो दो तरह के ब्रिज बनते हैं, तो ये वाला इसमें हट जाता है। और ये शायद दिखने में कैसा था, हमने एक मेटल की प्लेट से इसको कुछ कनेक्ट वनेक्ट किया था, ये ऐसा था, याद है ना, कुछ इस तरह का ऐसा। बैटरी किन दो पॉइंट के बीच में थी, इसके ही इसके अक्रॉस होगी बैटरी,
बैटरी बनाई कहां होगी हमने, पता नहीं। इस तरह। तो अगर ये है तो नल पॉइंट, जैसे ये 2 ओम, ये 3 ओम, तो नल पॉइंट कहां कितना आएगा, ये लेंथ कितनी होगी, 40 या 60? 60 होगी ना। ये पूरा ऐसा घुमा हुआ है, ये थिक मेटल प्लेट है। थिक मेटल प्लेट मतलब कंडक्टिंग। तो दरअसल ये पूरा ऐसा ऑर्डर घूम गया है, समझ गया ना। ये 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, गैल्वेनोमीटर इधर आ गया। क्लियर। तो ये 20:30 मतलब ये 60 ओम, ये 40 ओम। तो इसमें यही एक गलती हो सकती थी कि आप सीधे इस रेशो में बांट दो। आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली कैसा है। चलो, पोटेशियोमीटर में तो कुछ है नहीं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसमें। हाँ, एरर जरूर इसमें एंड करेक्शन की बात थी, और एंड करेक्शन स्मॉल ए स्मॉल बी। तो जो आपकी लेंथ आई है, जैसे ये आई है आपकी 60, ये आई है 40, एंड करेक्शन 1, एंड करेक्शन 2, तो ये एक्चुअली कितना बनेगा, 60 + 1 / 40 + 2 = R/X। क्लियर। तो मीटर ब्रिज में ये एंड करेक्शन वाला केस आएगा। एंड करेक्शन फाइंड आउट अगर आपको करना है तो सिंपली 2 नॉन रेजिस्टेंस लो, 2 नॉन रेजिस्टेंस लो, रीडिंग निकालो, उनको स्वैप कर दो, नई रीडिंग निकालो। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, समझ गए ना। मतलब अगर आपको एंड करेक्शन चाहिए हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे ये हमने लिया 2 ओम, ये लिया 4 ओम। अब हमने जब ये निकाला तो यहां पे ये आया 32, और जब हमने इनको स्वैप कर दिया, 4 इधर 2 इधर, तो ये सॉल्व करने पे आया मान लो 65। तो एंड करेक्शन क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी वेरिएबल, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो 32 + a / 68 + b = 1/2 एक इक्वेशन। यहां से 65 + a और 65, 35 + b = 2/1। आया समझ में। तो दोनों हमें वेरिएबल मिल जाएंगे। चिंता मत करो, क्वेश्चन में समझाया होगा कि कैसे वेरिएबल निकालने हैं। ठीक है। तो या तो ये वेरिएबल गिवन होंगे, नहीं गिवन होंगे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिससे हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे एक्स्ट्रा क्या थी, स्वैप करने पे कायदे से अगर ये 2 4 है तो ये 33.33 और 66 होना चाहिए। कुछ और लिखा है मतलब एंड करेक्शन है, दोनों तरफ हो सकता है, इसीलिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये। ए और बी निकाला, फिर हो सकता है आपसे रीडिंग पूछी गई हो। तो वंस अगेन दे आर सिस्टमैटिक एरर्स। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ता है, मीटर ब्रिज यूज करने से पहले ये 0 एरर की तरह है। पहले हम 2 नॉन रेजिस्टेंस से क्रॉस चेक करते हैं कहीं इसमें एंड करेक्शन तो नहीं है। तो नॉन रेजिस्टेंस के पेयर लेते हैं, स्वैप करते हैं, ए और बी निकालते हैं। फिर हम अननोन रेजिस्टेंस लेते हैं जिसमें ये ए और बी का करेक्शन काउंट करेंगे। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया ना हो तो इग्नोर करें, क्योंकि ये कौन सी है, सिस्टमैटिक। एक और एरर तो इसमें आनी है जो आप नहीं हटा सकते, समझ गए। तो वो हमारी है, ठीक है, कि जैसे मान लो ये आया 30, ये आया 70, तो 30 ± 0.1, 70 ± 0.1, ये आएगा R/X। तो ये तो आएगी। और ये कैसे निकाली थी याद होगा, डेल्टा X/R। R एग्जैक्टली नोन है तो R में कोई एरर नहीं। तो डेल्टा L/L, डेल्टा L/100 - L, ये टोटल एरर। मिनिमम कब होती है, when L tends to 50 या मिड पॉइंट जो भी है। लास्ट डिवाइस इसमें पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में इस तरह की एरर नहीं है, मतलब एंड करेक्शन जनरली एक ही तरफ होगा पोटेंशियोमीटर में, समझ गए। क्योंकि हमें 2 पार्ट के रेशो नहीं लेने हैं। सोचो, पोटेंशियोमीटर में हमें जो 2 रेशो लेने हैं वो एक ही तरफ के रेशो है।
आपको तो L1 और L2 का रेशियो चाहिए। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो यहां पे आप इस पार्ट और इस पार्ट का रेशियो नहीं लेने वाले थे, तो आपको एक ही पार्ट यूज होगा कोई सा। और अगर यहां बैटरी E1 है, यहां E2 है, तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1, E2 प्रोपोर्शनल टू L2। अगर करेक्शन दिया है तो ए आप ऐड कर दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बी का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि दरअसल आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो रेशो ले लेते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कट ही जाता है हमारा। ठीक है, इसके दो यूज थे, एक तो यही हो गया ईएमएफ वाला, एक और स्टैंडर्ड यूज है। ये मैं इसलिए वापस से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादा नहीं समझाते एग्जाम में, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो बता देंगे कि ये यूज किया तो इतना, ये यूज किया तो इतना। नॉन स्टैंडर्ड है तो सब समझाना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड यूजेस हैं, तो इसमें सर्किट आपको मेंशन नहीं होगा, शायद आपको खुद ही समझना पड़ेगा। ठीक है, एस ओपन है तो आंसर क्या है? ई। एस क्लोज्ड है तो ई इंटू कैपिटल आर बाय आर प्लस स्मॉल आर L2, तो आर प्लस स्मॉल आर बाय आर L2 बाय L1 बाय L2। ठीक है, कैपिटल आर गिवन होता है, ये हम पीओ बॉक्स से लगाते हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाती है। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं इसमें कि लैंग्वेज ऐसी हो सकती है। इन अ स्टैंडर्ड सेटअप टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, व्हेन स्विच इज ओपन द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 30 सेंटीमीटर, व्हेन इट इज क्लोज्ड नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 25 सेंटीमीटर, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर्किट तो आपको खुद को सोचना है कि क्या था। तो पोटेंशियोमीटर में, अब पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज को कस्टमाइज किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए, और इसका कोई यूज नहीं है। जैसे मीटर ब्रिज को कस्टमाइज करना है, ये कर दिया। ठीक है, और अब पूछा है नल पॉइंट कहां आएगा, तो मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है। आर और 2R है तो 66.6 से तो कम आएगा, सॉरी 33 से तो कम आएगा, कल ही बात हुई थी। और इस बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहां से यहां का इंटीग्रेशन शुड बी 1/3 ऑफ यहां से यहां का, या हाफ ऑफ यहां से यहां का। ठीक, ऐसे ही मीटर ब्रिज में कस्टमाइज कर सकते हैं, सॉरी पोटेंशियोमीटर में ऐसे। और अब हमने, ये कुछ ऐसा था, आर 10 ओम, स्विच ओपन, गैल्वोमीटर। ठीक है, ये 50, ये 100। अब जब स्विच ओपन था तो नल पॉइंट आया हमारा 60 पे, स्विच क्लोज्ड था तो नल पॉइंट आया हमारा 40 पे। फाइंड आर। और इसमें इसका एरिया A, इसका एरिया 2A। तो जैसे क्वेश्चन ये होता, तो अब आप सीधे वो 60-40 का रेशो नहीं ले सकते, जो भी है कितना है 60, समझ गया ना। अब आपको ये सोचना पड़ेगा क्योंकि लीनियर ग्रेडियंट बदल रहा है, वोल्टेज ग्रेडियंट बदल रहा है। तो पहले आया 60 पे, तो यहां से 10। लेकिन हम ये तो कह ही सकते हैं कि dV/dL कांस्टेंट नहीं है, लेकिन करंट तो कांस्टेंट है। तो मैं इस हिस्से का रेजिस्टेंस निकाल लूं, उसमें I का मल्टीप्लाई कर दूं, वही ड्रॉप होगा। ये बात तो सही है ना। तो 60 सेंटीमीटर पे जो EMF आएगा E इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू इस पार्ट का रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बता सकते हो कितना होगा किसका? कंडक्टिविटी अगर सेम है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R/2, लेंथ भी तो डबल हो गई, इसका भी इत्तेफाक से आ रही है,
समझ गए? और R है तो इसका आंसर आएगा R प्लस R/10। झिल गया? क्योंकि 100 सेंटीमीटर का R तो 10 सेंटीमीटर का R/10, ये तो R पूरा था। और दूसरे में ये समझ के रेजिस्टेंस R0 है। ER/R की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस R इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू दूसरा कितना है? 40। तो ये तो 4R/5 ही लिखा है, क्योंकि इस बार तो सिर्फ लेफ्ट का आएगा। आ गया समझ में? तो ये तो हमेशा कर ही सकते हैं ना। इसका मतलब कि ये हमेशा सेटअप तभी काम करता है, या कोई भी सेटअप हो, करंट कांस्टेंट रखते हैं। क्लियर? इसीलिए जो दो रीडिंग ले रहे हो उस रीडिंग के दौरान आप रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, बैटरी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू मेंटेन करंट कांस्टेंट। पक्का आ गया समझ में? तो अब कुछ भी पूछा जाए कर ही लेंगे। ठीक है? चलो कोई दिक्कत तो नहीं, मिटा दूं? तो ये हमारे ये वाले एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो गए। हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि नल पॉइंट कब नहीं आएगा, या एरर कब ज्यादा होगी कब कम होगी, कि जैसे पोलैरिटी उल्टी है, या फिर बैटरी जरूरत से ज्यादा बड़ी आप मेजर कर रहे हो, उसकी लिमिट ही नहीं है इतनी। ठीक है? चलो, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की पोटेंशियोमीटर में जैसे ये क्वेश्चन होता और ये हमारा पोटेंशियोमीटर, ठीक है? अब पूछा होता ये लेंथ कितनी आएगी और बाकी सेटअप गिवन होता 2 वोल्ट 2 ओम 2 ओम 3 वोल्ट 1 ओम 1 ओम, ये 9 वोल्ट 10 ओम, ये 1 वोल्ट 1 ओम पर सेंटीमीटर। पूछा होता फाइंड नल पॉइंट। तो पहले तो ये बात समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। ये फील आया? पक्का? कि आखिरकार ये वोल्टेज निकालने का ही तो तरीका और आइडियल वोल्टमीटर है। तो जिन दो पॉइंट पे लगा है अगर नल शो कर रहा है तो पक्का ये आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करेगा। तो आपको कुछ और नहीं, ये सर्किट अलग है, ये सर्किट अलग है, ये वोल्टेज दो तरीके से निकाल देना है। तो समझ गए? तो पहले ये वोल्टेज निकालते तो ऊपर की दो बैटरी कंबाइन कर दें, क्योंकि नीचे की इंटैक्ट रखेंगे जो का तो। ये 1 वोल्ट 1 ओम, 1 वोल्ट और 3 वोल्ट कंबाइन करेंगे तो 2 वोल्ट 3 ओम 2/3 एंपियर। सही, 2/3 एंपियर। वैसे गड़बड़ बना है, आएगा नहीं आंसर, क्योंकि इसका 0 है, इसका 3 वोल्ट 2/3 गिरा तो 3 बढ़ा 2/3 गिरा 7/3 वोल्ट, तो वोल्टेज घट रहा है जबकि यहां वोल्टेज बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन समझ गए? बैटरी ठीक करनी पड़ेगी। अब हमें आंसर निकालना है। तो ये सर्किट भी इंडिपेंडेंट है, तो इसमें से करंट सर्किट में से कितना गया? 9/10, इसका 90 ओम नहीं 100 ओम, कुछ नहीं दिया तो 100 सेंटीमीटर। तो इस पूरे पे ड्रॉप कितने का है? 9 × 100/110। लेकिन अगर लेंथ L आई तो L/100, और ये कितने के बराबर है? 7/3। पक्का समझ गए? ठीक है? तो या तो नीचे हम करंट ही निकाल लेंगे और वोल्टेज निकाल पाएंगे, तो दो तरीके से डेटा गिवन होगा नीचे का। या तो सब कुछ दे दिया तो हमें इसका वोल्टेज मिल गया 100 सेंटीमीटर जाने पे इतना, तो एल पे कितना। और अगर ये सब डेटा हमें नहीं देना है तो क्वेश्चन में नहीं दिया, ये कुछ नहीं दिया, तो दरअसल हमें इस पूरे डेटा की थोड़ी ना जरूरत थी। फिर क्वेश्चन में यह दिया होगा कि इसी डिवाइस को एक बैटरी से यूज करने पे
जैसे ये 3 वोल्ट की बैटरी के लिए 40 सेंटीमीटर आया, ये नल है, तो फिर ये दिया होगा, तो हमें बाकी मोहमाया की तो जरूरत ही नहीं। 40 सेंटीमीटर पे 3 वोल्ट, तो 100 सेंटीमीटर पे अगर निकालना होता तो 6 7.5, मतलब इसकी लिमिट 7.5 वोल्ट तक मेजर करने की है। ये फील आया? 40 सेंटीमीटर पे 3 वोल्ट, तो 100 सेंटीमीटर पे 7.5, मतलब 7.5 वोल्ट से ज्यादा ये मेजर नहीं कर सकता। लेकिन हमें तो 7/3 चाहिए, तो 7/3 के लिए L है और 3 के लिए 40 है। तो ये इनडायरेक्टली वोल्टेज ग्रेडियंट देने का तरीका ये, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये वाली चीज कैलिब्रेशन हो गई, नीचे वाली चीज कि हम एक नोन बैटरी से कैलिब्रेट कर ले रहे हैं कि किस लेंथ पे कितना ईएमएफ आता है, और फिर हम किसी अननोन के लिए यूज कर रहे हैं उसको। चलो, तो ये हमारा लास्ट डिवाइस इसका गैल्वेनोमीटर। अब छोटे छोटे डिवाइसेस हैं अब, जैसे सैनोमीटर। ये सिंपली, ये क्या है, ये डिवाइस है, ये इस तरह बनता है और ये नोड की तरह काम करते हैं, और यहां ये mg होता है, तो टेंशन की वैल्यू mg, मास पर यूनिट लेंथ गिवन होगा, तो स्पीड की वैल्यू √T/μ, ये लेंथ आपको गिवन होगी, ठीक है। तो इस लेंथ से हम निकाल सकते हैं कि 1/4L √T/μ ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और इसके सभी 2L इसके हर मल्टीपल पे रिजोनेट करेगा। अब बात ये उठी कि अगर इसमें एरर एनालिसिस होगी तो फिर आपको इनकी लोकेशन दी गई होगी कि जैसे ये 10 सेंटीमीटर पे है, ये 90 सेंटीमीटर पे है, तो 10 ± 0.1, 90 ± 0.1, तो ये गैप 80 ± 0.2, और लेंथ में एरर है, टेंशन और म्यू आपको गिवन होंगे एग्जैक्ट, तो आप फ्रीक्वेंसी में एरर निकाल सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, या जो भी कुछ ना कुछ निकाल ही लोगे, ठीक है। तो इस पर से जनरली एक्सपेरिमेंट वाले नहीं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बनते हैं कि अभी इतनी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहा है, इस पूरे सेटअप को पानी में डुबा दिया, क्या फर्क पड़ेगा पानी में डुबाने से? ये टेंशन कम हो जाएगी, और टेंशन कम हो जाएगी तो आपका ये वाला टर्म कम हो जाएगा, किसी नई फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा, ठीक है। चलो, सेकंड हमारा है कौन सा, इसी में कुंट्स ट्यूब, ये सब सिलेबस में शायद होंगे नहीं, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। कुंट्स ट्यूब है, सिंपली ऐसा है, इसके अंदर पाउडर भरा है, ग्लाइकोडियम पाउडर है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क से हमने वाइब्रेट कराया है इसको, तो ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, और कुछ देर बाद जो जो पार्टिकल नोड पे आएंगे वहां पे ढेर लग जाएगा, तो ये λ/2 होगा। F0 आपको पता है, ये ढेर जहां बन जाएंगे वो नोड्स होंगे, ये समझ गया ना। पाउडर पूरे में वाइब्रेट करेगा, जो ही वो नोड वाले पॉइंट पे पहुंचेगा वहां से हिलना बंद कर देगा, ठीक है। दिस इज हाउ टू फाइंड नोड। इस वाले केस में एंटी नोड ये कैसे पता चलता है कि रेजोनेंस करने लग गया है, तो हम क्या करते हैं, एक पीस ऑफ पेपर ऊपर लगाते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करके इससे टच करते हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे या हम टेंशन बदलते रहते हैं, कुछ चीज तो बदलनी पड़ेगी, तो इसका मास बदलते रहते हैं, और हम ट्यूनिंग फॉर्क इससे टच करते हैं, तो ज्यों ही ये पहली बार रेजोनेंस होगा ये बीच वाला उछल जाएगा, लेकिन इससे सिर्फ ऑड हार्मोनिक मिलेंगे, क्योंकि दूसरे वाले में ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। सोचो, क्योंकि दूसरे वाले में ये तो हमने सेंटर पे रख रखा है, तो अगर पहली फ्रीक्वेंसी F0 आई, ऑल्दो अगली 2F0 पे रेजोनेट करेगा, लेकिन हम जो पीस ऑफ पेपर मिड पॉइंट पे रख चुके हैं तो सीधे तीसरे पे उछलेगा। आ गया समझ में? क्या? लेकिन
हाँ तो पहली वाली मिल गई, लेकिन हमें नहीं पता वो पहली वाली है, हमने शुरुआत ही बीच से की थी। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? वो तो देखो, अगर आप टेंशन की वैल्यू 0 से शुरुआत करोगे तो आपको सीधे पहली वाली मिलेगी, लेकिन इंटरमीडिएट टेंशन ली और स्टार्टिंग वैल्यू पे ये F0 ही 2F0 से बड़ी थी, तो सीधे पहला 3F0 मिलेगा। एनीवे, पीस ऑफ पेपर जहां रखा है वो उछलना ये शो कर रहा है कि वो हमारा एंटी नोड है, ठीक है। और यहां पे पाउडर के पार्टिकल जहां चिपक गए वो हमारा नोड है, ठीक है। तीसरा, रेजोनेंस कॉलम। और रेजोनेंस कॉलम में ट्यूरिंग फॉर्क हमने ऐसा रखा, ये निकाला, तो ये लेंथ L1, अगली लेंथ ये L2, फर्स्ट टू रेजोनेंस है, तो L1 लैम्डा बाय 4 प्लस इंड करेक्शन प्लस L2 3 लैम्डा बाय 4, तो L1 माइनस L2 या L2 माइनस L1 लैम्डा बाय 2, तो L इज इक्वल टू 2L2 माइनस L1। और इसमें यह ध्यान रखना कि ये लेंथ रीडिंग है, ठीक है। नेगेटिव होता, क्वेश्चन गलत बनाने से हो जाता नेगेटिव। हाँ तो आ जाए तो आ जाए, क्या नेगेटिव आ गया तो ले लेना, अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव ले लेना, ठीक है। तो जैसे मान लो ये 11 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटी, ये 33 होना चाहिए था, और 33 की जगह ये 32 लिखा है, तो 11 प्लस इंड करेक्शन लैम्डा बाय 4, 32 प्लस इंड करेक्शन 3 लैम्डा बाय 4, यहां से अगर हम इसको माइनस करें तो 21 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 4 10.5। शांत रहिए, आ गया इंड करेक्शन नेगेटिव, तो आ गया अब जो आ गया वही करा लगा दो। कायदे से मुझे ये 34 देना चाहिए, 33 से बढ़ा देना चाहिए, तो कुछ भी है वो उसके अंदर आ गई होगी। हो सकता है फिर स्केल में 0 एरर हो, लेकिन स्केल की 0 एरर आएगी नहीं क्योंकि हम डिफरेंस ले चुके हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो इंड करेक्शन और 0 एरर दोनों हो, ठीक है। तो 0 एरर ज्यादा बड़ी पॉजिटिव हो, तो ओवरऑल करेक्शन नेगेटिव आ गया, तो आ गया तो लगा देंगे हम नेगेटिव, तो क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे हम। एनीवे, इसमें बस एक और बात ध्यान रखना है कि जो 21 आया ये प्लस माइनस 0.1 है, ये प्लस माइनस 0.1 है, तो इसमें 0.2 है, और लैम्डा की वैल्यू निकालते तो कितनी, 42 प्लस माइनस 0.4। इससे क्या है कि आपको यह भी जरूरत नहीं पड़ती कि वो दो सक्सेसिव हैं, क्योंकि ऑड 1 लैम्डा बाय 4, ऑड 2 लैम्डा बाय 4 घटाओगे तो लैम्डा बाय 2 ही बचेगा। रफली कितनी होती है इंड करेक्शन, 0.6 R या 0.3 D। वाटर कॉलम की लेंथ ऊपर से, पानी नीचे से, तो ध्यान देना कि ये वाटर फील्ड का लेवल तो नहीं दे रखा है, समझ गया ना। वैसे हमें रीडिंग ऊपर से लेनी है, अगर वाटर का लेवल दे रखा है तो ध्यान देना, हालांकि डिफरेंस करने पे तो सेम ही आएगा, लेकिन इंड करेक्शन के कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान देना, वाटर लेवल की रीडिंग दे रखी है कि ऊपर एम्प्टी स्पेस की लेंथ दे रखी है, ठीक है। जनरली क्या होता है, वाटर लेवल कितना गिराना पड़ा सीधे वो लेवल ही दे देते हैं कि इतना गिराना पड़ा तो नया रेजोनेंस आ गया, तो डेल्टा एल की वैल्यू ही दे देते हैं। किसमें, अगर डेल्टा एल दे रखा है तो इंड करेक्शन तो कट ही गया ना, हमें तो सीधे ही डिफरेंस ही मिल गया, ठीक। लास्ट इसमें यंग वो कौन सा, सॉरी, यंग मॉडुलस का एक्सपेरिमेंट, सल्स एपरेटस। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड वायर है, ये हमारा दूसरा वायर है, इन पे एक हम ये रखते हैं, मैंने बताया था सेटअप, एक डेड लोड, ये W0 दीज आर कॉल्ड डेड लोड्स, ये बस टू मेक देम टाइट। और अब हम क्या करेंगे कि अगर इस पे एक नया वेट W लगाते हैं,
तो ये ऐसे मुड़ेगा, ठीक करने के लिए स्क्रू घुमाएंगे हम, तो उससे हमें वर्नियर की रीडिंग मिल जाएगी, तो ये हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा x। और अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स बाय ए वाई, एफ एल बाय ए वाई इक्वल टू एक्स, और यंग्स मॉड्यूलस निकालना है। अगर यंग्स मॉड्यूलस तो एफ एल बाय ए एक्स, तो डेल्टा वाई बाय वाई, डेल्टा एफ बाय एफ, डेल्टा एल बाय एल, ए का 2 डेल्टा आर बाय आर रेडियस, और डेल्टा एक्स बाय एक्स। ये यंग मॉड्यूलस के कैलकुलेशन में एरर आएगी। ठीक, स्प्लिट लेवल का मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, क्योंकि ये स्प्लिट लेवल ऐसे हो जाएगा, तो इसको हॉरिजॉन्टल में करने के लिए एक स्क्रू घुमाएंगे हम, और वो स्क्रू घुमाएंगे तो एक तरीके से यहां एक स्क्रू गेज लगा है, जो स्क्रू गेज इस काफी छोटे डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर पा रहा है, क्योंकि ये लेंथ तो बहुत ही कम होगी मिलीमीटर में, लेकिन जब आप स्क्रू से घुमाओगे तो उसमें ज्यादा टर्न्स आ जाएंगे, तो वहां रीडिंग लेना आसान होगी, तो यहां स्क्रू गेज लगाते हैं। ठीक है, तो डेड लोड का पर्पस क्या है, वायर स्ट्रेट रहे, वायर स्ट्रेट रहे। वायर को दो हिस्सों में तोड़ के हमने क्यों लगाया, सो दैट टेम्परेचर की वजह से अगर एक्सटेंशन होता है तो वो दोनों में आए। याद करो, टेम्परेचर की वजह से जो एक्सटेंशन होता है और ये जो एक्सटेंशन होंगे रफली सेम ऑर्डर के निकलेंगे, तो एरर सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, तो इसी वजह से हमें ये लेना पड़ता है, सो दैट थर्मल स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेन दोनों में बराबर आए और डिफरेंस में कट जाए।